नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली बालासोर के अंदर एक भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जहां पर एक गुड्स ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस आपस में टकरा गई, जिसके कारण से लगभग 900 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। अलग अलग आंकड़े देखने को मिल रहे हैं मृतकों के, कहीं पे 200 बताए जा रहे हैं, कहीं पे 237 बताए जा रहे हैं। आप इस बात को समझना कि मृतकों के आंकड़े अभी भी गिने जा रहे हैं, तो एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है वो अभी पता नहीं लग रहा है, पर लगभग 237 के आसपास यहां पर मृतक देखने को मिल रहे हैं। सबसे जो अपडेटेड आंकड़ा देखने को यहां पर मिल रहा है वो 237 का है जिस समय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। शायद जिस समय पे आप लोग वीडियो देखो उस समय पर ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ जाएं और शायद आसमान छू जाए, तो उस चीज को आप समझ जाना। तो दोस्तों यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब सवाल उठता है ये एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ, उसे समझने से पहले कुछ तस्वीरें देखो कि ये एक्सीडेंट कितना बड़ा हुआ है। इन तस्वीरों के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, समझ सकते हो कितना बड़ा ये एक्सीडेंट हुआ। एकदम अंधेरे वाले जगह के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण से मदद पहुंचा पाना, लोगों को रेस्क्यू कर पाना शुरुआती समय में काफी ज्यादा मुश्किल रहा, बट फिर भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां पर चलाया गया है। ये देख सकते हो आप लोग किस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है। अब हुआ क्या है, सबसे पहले एक पैसेंजर ट्रेन है जिसका नाम है कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो शालीमार से नीचे चेन्नई की तरफ जाती है। यहां पर एक स्टेशन आप देख सकते हो बालासोर, यानी कि बालासोर के आसपास वाले रीजन से ये ट्रेन जो है वो जाती है। वहीं दूसरी ट्रेन हम लोगों को देखने को मिलती है हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो हावड़ा से निकलती है, नीचे यशवंतपुर जाती है, और यहां पर भी आप बालासोर करके एक स्टेशन देख सकते हो। इस तरीके से दोनों ही ट्रेनों का जो रास्ता है वो बालासोर की तरफ से जाता है। अब ये एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ उसके ऊपर रेलवे डिपार्टमेंट का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। मतलब अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन सी ट्रेन पहले टकराई, कौन सी ट्रेन बाद में टकराई। बट कई सारे लोगों का अंदाजा है कि पहले जो गुड्स ट्रेन थी वो अंधेरे में खड़ी हुई थी और उससे जाके कोरोमंडल ट्रेन जो है वो टकरा गई। हालांकि कोलिजन जो है वो हेड ऑन हेड कोलिजन नहीं हुआ, जिसके बाद में जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसके लगभग 13 से 14 डब्बे जो है वो डिरेल कर गए, जिसके बाद में उसी रास्ते से आ रही यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस वहां पर टकराई और इसके 2-3 डब्बे डिरेल कर गए। और उसके बाद में ये एक्सीडेंट जो है वो और बड़ा होता हुआ दिखाई दिया। इवन कोरोमंडल एक्सप्रेस के और भी ज्यादा डब्बे डिरेल करे दूसरे कोलिजन के बाद में। इस तरीके से ये एक्सीडेंट देखने को मिला है। हालांकि एक्सीडेंट का जो पूरा क्रोनोलॉजी है वो सेम नहीं होगा, जरूरी नहीं है, पर आप समझना कि कौन सी 3 ट्रेन यहां पर कोलाइड कर गई है, क्योंकि अभी तक रेलवे डिपार्टमेंट का क्लियर बयान नहीं आया है कि कौन सी ट्रेन किससे पहले टकराई है। अभी तक लोगों के अंदाजे हैं कि लगभग इस तरीके से यहां पर कोलिजन हुआ होगा, पर क्लियरली यहां पर दिखाई यह भी दे रहा है कि हेड ऑन हेड कोलिजन जो है वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि ये ट्रेन एक्सीडेंट लगातार बढ़ रहे हैं, इन्हें कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो चीज हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को पाथफाइंडर टीम के साथ में जुड़ना है, यानी कि मेरे से, महिपाल सर से, अनिरुद्ध सर, किंजल सर, निधि मैम, हमसे पढ़ना है, तो एक कंप्लीट कोर्स हम लोगों के द्वारा लेके आया जा रहा है, जहां पर कंप्लीट जीएस को कवर किया जाएगा, सीसेट को कवर किया जाएगा, जीएस 1 2 3 4 चारों को कवर किया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि इस कोर्स के अंदर ऑप्शनल कवर नहीं होगा, उसके अलावा हर चीज यहां पर कवर कराई जाएगी। आंसर राइटिंग से लेके सब कुछ हम लोग यहां पर आप लोगों के लिए कवरेज देने वाले हैं, जिसके अंदर ये कोर्स टेस्ट सीरीज के साथ में 14,999 का पड़ेगा। बट अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और रेगुलर मेरे से पढ़ते हो तो आप लोग यहां पर कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आपको ये सब्सक्रिप्शन केवल 7,999 के अंदर मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे पिन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। चलिए दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं कि आए दिन ट्रेन के एक्सीडेंट हम लोगों को क्यों देखने को मिलते हैं। देखो आप लगातार देख रहे हो कि किस तरीके से ट्रेन के एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा हम लोगों को डीरेलमेंट के एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। दूसरे सबसे ज्यादा हम लोगों को रेलवे क्रॉसिंग के एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। रेलवे क्रॉसिंग के एक्सीडेंट क्या होते हैं आप यहां पर इस तस्वीर के अंदर देख सकते हो। जनरली क्या होता है, जब भी रेलवे क्रॉसिंग होती है तो वहां पर इस तरीके के बैरिकेड लगे होते हैं
और जब ट्रेन आ रही होती है तो उस समय पे ये बैरिकेड बंद हो जाते हैं। ये यहाँ पर इस जगह पे आप देख पा रहे हो, पर इस तरफ ऐसा कोई बैरिकेड लगा हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा। तो लोगों को जब ये बैरिकेड नहीं दिखते हैं तो कई बार गाड़ी पता नहीं चल रहा है कि ट्रेन आ रही है, ये यहां पर पहुंच गई और अचानक से देखा ट्रेन आ गई और एक्सीडेंट हो गया। ऐसे लेवल क्रॉसिंग के एक्सीडेंट कई बार हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फायर के एक्सीडेंट और मिसलिनियस एक्सीडेंट जो है वो कई बार हम लोगों को ट्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी जो एक्सीडेंट हुआ है ये डिरेलमेंट का केस है और थोड़ा सा एक मिसलिनियस केस है जहां पर कोलिजन भी हम लोगों को डिरेलमेंट के साथ में देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट कोई पहली बार हुआ, ऐसे एक्सीडेंट हम लोगों को कई बार देखने को मिले हैं। हालांकि इस एक्सीडेंट को काफी ज्यादा कवरेज देखने को मिल रही है। जब भी ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं उसके बाद में पब्लिक, सिविल सोसाइटी, एनजीओ वगैरह काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं कि हमारी सुरक्षा क्या है रेलवे के अंदर। उसके बाद में गवर्नमेंट जो है वो एक इंक्वायरी कमेटी बैठाती है, इंक्वायरी कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है, फिर रिकमेंडेशन आते हैं, तब तक पब्लिक जो है वो चीजों को भूल जाती है, फिर वापस से उसी तरीके की आनाकानी रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है और सेफ्टी के इश्यूज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ट्रेन के अंदर ये सेफ्टी के इश्यूज क्यों हैं? तो देखो दोस्तों, ट्रेन के अंदर बात ऐसी है, रेलवे डिपार्टमेंट यहां पर काम करता है जिसके ऑपरेटिंग रेशियो लगभग 98.4% के आसपास बताया जाता है। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या कि 100 रुपए कमाने में कितना खर्चा करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में 100 रुपए कमाने में लगभग 98.4 रुपीस खर्चा करना पड़ रहा है। इसका मतलब केवल हर एक ट्रेन लगभग 1.6 रुपीस कमा रही है हर 100 रुपए पे। जो प्रॉफिट है, जब वो 100 रुपए कमा रही है उसके खाते में 100 रुपए आ रहा है, उसमें से प्रॉफिट का केवल 1.6 है। ऐसी कंडीशन में रेलवे बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है। अब रेलवे का जो फोकस है वो सर्विस पे ज्यादा है, यानी कि इंटरनेट देना, खाना साफ देना, अच्छा खाना देने की कोशिश करना, बाथरूम को साफ करना, इनके ऊपर फोकस ज्यादा है, सर्विस के ऊपर फोकस ज्यादा है, सेफ्टी के ऊपर फोकस कम है। मतलब रेलवे के पास में जो बजट है समझना वो रेस्ट्रिक्टेड है, जिसका खर्चा या तो रेलवे कर सकती है सेफ्टी तरफ बहुत ज्यादा, या वो कर सकती है इधर की तरफ। बीच में कोई मिडिल का पाथ नहीं निकाला जाता है। ऐसी कंडीशन में सेफ्टी के ऊपर खर्चा जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट का काफी कम है। मतलब लगभग 25,000 करोड़ की आज के समय पे रेलवे को आवश्यकता है सेफ्टी मेजर को लगाने के लिए, बट सेफ्टी के लिए लगभग 3,200 करोड़ रुपए ही खर्च किए जाते हैं। ट्रेन के अंदर सेफ्टी को बढ़ाने के लिए एक कमेटी बैठाई गई थी 2016 के अंदर, सुदीप बंदोपाध्याय जिसके अध्यक्ष थे। इन्होंने काफी अच्छे रिकमेंडेशन दिए जिसके अंदर बताया किस तरीके से हम लोग रेलवे को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और उस तरीके के कोलिजन को रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग जो यहाँ पर कर सकते हैं वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना। मतलब रेलवे डिपार्टमेंट बना हुआ, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अलग अलग चीजों की है सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से। कोई एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है जो कोलिजन वगैरह के ऊपर काम करे। तो इन्होंने कहा कि हम लोगों को एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। दूसरा, इसी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि देखो अभी जो रेलवे है उसकी पटरी उतनी ही है, हम लोग लगातार ट्रेन का नंबर बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि रेलवे के पास में फंड रेस्ट्रिक्टेड है, इस कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर रेस्ट्रिक्टेड है और नंबर ऑफ ट्रेन जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसी कंडीशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है जिसके कारण से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग जो मैंने आपको बताई, उसकी वजह से लगभग 40% तक एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में वहां पर प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो होने चाहिए। इसके अलावा डिरेलमेंट के कारण एक्सीडेंट काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। डिरेलमेंट मतलब क्या होता है? पटरी से गाड़ी का उतर जाना, क्योंकि पटरी की प्रॉपर रूप से मरम्मत नहीं की जाती है। टोटल लेंथ हमारे यहां पर पटरी की लगभग 1,14,907 किलोमीटर की बताई जाती है, जिसमें से हर साल लगभग 5,000 किलोमीटर की पटरी की मरम्मत होनी चाहिए, बट ओरिजिनल में लगभग 2,700 किलोमीटर की ही मरम्मत होती है। हालांकि जो होनी चाहिए, जो हम लोगों ने टारगेट रखे हैं वो पहले ही कम है, उससे भी हम लोग कम मरम्मत करते हैं,
जिसके कारण से पटरी से ट्रेन जो है वो काफी बार उतर जाती है, जिसके कारण से कई सारे एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं और कई सारे लोगों की मृत्यु जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। आप इवन इस डाटा को देखो, जो मैंने आपको डाटा थोड़ी देर पहले बताया, ये डाटा कोई बहुत पुराना डाटा नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, ये देख सकते हो आप, ये जो डाटा है ये 2009-10 से 2014-15 के बीच में एक्सीडेंट का डाटा है। मतलब ये कोई बहुत पुराने एक्सीडेंट नहीं है, बहुत सालों के एक्सीडेंट नहीं, केवल 5 साल के अंदर आप देख सकते हो कितने सारे ट्रेन के एक्सीडेंट हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ये सारे सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो अपनाने चाहिए। साथ में कई बार एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण रेलवे स्टाफ भी होता है, क्योंकि स्टाफ जो है वो शॉर्टकट लेने की, कोई भी प्रॉब्लम आई उसका शॉर्टकट निकालने की कोशिश कर लेता है ना, जुगाड़ निकालने की कोशिश कर लेता है। केयरलेसनेस कई बार देखने को मिलती है, इवन लोको पायलट की तरफ से भी कई बार केयरलेसनेस देखने को मिलती है, जिसके कारण से एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में स्टाफ की रेगुलर वे में ट्रेनिंग कराना, उनको बताना कि उनके पीछे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काफी ज्यादा जरूरी है। भारत सरकार द्वारा कई सारे सिस्टम चलाए गए हैं, जैसे कवच सिस्टम बनाया है जो कि एक्सीडेंट से बचाने के लिए है, एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम बनाया हुआ है, ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम बनाया हुआ है, कंप्लीट ट्रैक सर्किटिंग जो है वो की जा चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, गवर्नमेंट द्वारा कई सारी ऐसी चीजें की गई हैं, इवन और भी लंबी लिस्ट है जो गवर्नमेंट द्वारा की गई है। उनमें से कुछ ही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है जो हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को पाथफाइंडर की टीम से पढ़ना है तो मैंने बताया अग्निपथ बैच जो है वो 1 जून से शुरू हो चुकी है। याद रखना लास्ट डेट है 7 जून। 7 जून से हम लोग इनरोलमेंट कराना बंद कर देंगे, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो घबराना मत, आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों के लिए भी एक कोर्स है। आपको अग्निपथ में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए बोध करके कोर्स जो है वो हम लोगों के द्वारा लाया गया है, जो कि 15 जुलाई से शुरू होगा। तो आप इसके अंदर भी इनरोल कर सकते हो। अगर आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए तो 14,999 का ये कोर्स है। SRC10 कोड का प्रयोग करोगे तो 7,999 के अंदर ये कोर्स आप लोगों को पड़ जाएगा। इसके अलावा प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम के लिए 2,499 की है और इंग्लिश मीडियम के लिए 2,999 की है। जो कोर्स ले रहा है अग्निपथ या बोध, उसे अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, आपके सब्सक्रिप्शन के साथ में ही वो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं कोर्स नहीं लूं, केवल टेस्ट सीरीज लूं, तो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो इन नामों के अंदर। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।